नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या 2024 में ईडी सरकार बनने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हर दिन आपके घरों में पहुंचने वाले अखबारों के हेडलाइन ईडी के जरिए बन रहे हैं, ईडी के छापे के जरिए बन रहे हैं, ईडी के रेड के जरिए बन रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को लेकर सुनवाई नहीं होती है। 5 किलो मुफ्त राशन के विकासवादी मुखौटे वाली लोक कल्याण मार्ग में बैठी जो सत्ता है, उसे अब लोकनायक भवन का ही सहारा बचा है। लोक कल्याण मार्ग में बैठी सत्ता का मतलब हमारे प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग पर ही तो रहते हैं, और लोकनायक भवन का मतलब लोकनायक भवन में ईडी का दफ्तर है। लोक कल्याण मार्ग को अब लोकनायक भवन की जरूरत आ पड़ी है। यकीन मानिए, लोकनायक भवन ही 2024 में सत्ता गढ़ने जा रही है। क्या 2024 में सरकार बनवाने की जिम्मेदारी ईडी के कंधे पर आ पड़ी है? ईडी साहब के अपने गढ़े लोकतंत्र के लिए पूरे विपक्ष को खामोश करना चाहता है, वोटरों के हर विकल्प के रास्ते को बंद कर देना चाहता है। ईडी की निष्पक्षता की कसौटी को जांचने परखने की साहस अब सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बची है। तो फिर हम क्यों नहीं कहें कि 2024 में ईडी सरकार बनने वाली है। बीजेपी सड़क पर जिस विपक्षी नेता की तख्ती लेकर उतरती है, दूसरे दिन ईडी उस विपक्षी नेता के घर पहुंच जाती है और तीसरे दिन वो विपक्षी नेता जेल में होता है। आखिर ऐसा समीकरण क्यों है? क्या सत्ता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि बीते 9 सालों में सत्ता ने जिन विकास योजनाओं का जिक्र किया, जिस नोटबंदी का जिक्र किया, उसके बावजूद इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, विदेशों से पैसा आता रहा, और अब नोटबंदी से बात नहीं बनी, जीएसटी से बात नहीं बनी, तो अब ईडी का ही सहारा बच गया है। क्या सरकार कोई एक ऐसी योजना बता सकती है, 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना को छोड़कर, जिसके जरिए सरकार ये कह सके देश का विकास हुआ है? हर घंटे तो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ईडी का मतलब क्या है। ईडी को हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, और विडंबना देखिए, कांग्रेस के लगभग 24 नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा के पति रॉबर्ट वडेरा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम बड़े नेता ईडी के राडार पे हैं। जिस कानून के जरिए ईडी वजूद में आई, उसको वाजपेयी सरकार 2002 में संसद के एक बिल के जरिए कानून बनाकर वजूद में वाजपेयी सरकार ने ईडी को लाया था। 2005 में यूपीए की सरकार, उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको भी ईडी अच्छा लगा था। यूपीए को भी ईडी अच्छा लगा था, एनडीए को भी ईडी अच्छा लगा था। आज तो बीजेपी की सांस बन चुकी है ईडी। अगर ईडी नहीं हो तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा सत्ता बनाना या चुनाव लड़ना। यह तो समझ गए कि ईडी जिस तरीके से वजूद में आया, उसमें दोनों की सहमति थी। बीजेपी की भी सहमति थी। उस वक्त 2002 में बीजेपी ने इसको पार्लियामेंट संसद के जरिए पास किया। 2005 में यूपीए की सरकार ने इसे अमल में लाया। आखिर मकसद क्या था ईडी का? दोनों पार्टियां क्यों चाहती थी? दोनों चाहती थी कि क्योंकि दोनों गठबंधन की सरकार थी। दोनों चाहती थी कि क्षत्रप पार्टियां, मतलब रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह से सौदेबाजी करती है सरकार बनाने के दौरान, तो ईडी के जरिए इन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाए, इनके वजूद को खत्म कर दिया जाए। यह क्या पता था कांग्रेस को कि यही इनके गले की फांस बनेगी? आज तो फांस बन चुकी है। मोदी सत्ता इसका भरपूर दुरुपयोग कर रही है। 2005 में जब से ईडी अमल में आया, प्रवर्तन निदेशालय अमल में आया, वो 3 प्रकार के मामले को देखती है
कि कोई एक दूसरे को पैसा दिया है, वो कितना कानूनी है, कितना गैर कानूनी है। दूसरा, विदेश से आने वाले जो पैसे नेताओं को मिलते हैं, संस्थाओं को मिलते हैं, वो कितना वाजिब है, कितना गैर वाजिब है। तीसरा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है, उसको कुछ पैसे विदेशों से आते हैं, उसकी वो जांच करता है। महज 4 दिन पहले सरकार ने उसमें एक और नियम को जोड़ दिया है। न सिर्फ नेता, न सिर्फ पत्रकार, न सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, न सिर्फ सामाजिक संस्थाएं, बल्कि एक हम या आप जो भी राजनीतिक तौर पर सोचते हैं और सरकार को पता लग गया है या ईडी को पता लग गया है, तो वो आपको भी धर दबोचेगी। आपको पता होना चाहिए कि सिद्दीक अप्पन जो जर्नलिस्ट है, अभी रिहा हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उन पर ईडी ने मात्र 5,000 रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था। पर सिद्दीक अप्पन के अकाउंट में 5,000 रुपये आए और बाद में कोर्ट को पता चला कि ये 5,000 रुपये उसके दोस्त ने उसके अकाउंट में डाले थे। मात्र 5,000 रुपये। समझ लीजिए हमारी और आपकी बारी आनी तय है, बस वक्त का इंतजार कीजिए। तो 2005 में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अमल में आया, उसको उस वक्त की UPA सरकार, जिसके मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे, उन्होंने संसद में इसको और भी कठोर बनाया था। अगर आपको ईडी अपने FIR में नामजद करती है तो आपको बेल नहीं मिलेगा जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता है। तो बेल का मतलब ही खत्म कर दिया गया और यह प्रावधान UPA सरकार में लाया गया था। वह कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट, आपकी प्रॉपर्टी को सील कर सकता है। उसके लिए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आरोपी है उसकी हर संपत्ति को वो जब्त कर सकता है और आरोपी अगर उसके सामने किसी स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया है, ईडी अपनी कस्टडी में लेकर जब पूछताछ करती है और आप उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो कोर्ट में एक एविडेंस सबूत के तौर पर माना जाएगा। मतलब ईडी एक अपने नए फॉर्मेट में, अगर समझें, CBI का एक नया अवतार आपको ईडी में देखने को मिलेगा कि ईडी के पास वो सभी ताकत है, पुलिस की भी ताकत है, कोर्ट की भी ताकत है। ईडी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज उसी ईडी ने विपक्ष के हर नेता को अपने दरवाजे पर बुलाकर खड़ा कर रखा है। विपक्ष का हर नेता डरा हुआ है ईडी की वजह से। अब क्यों डरा हुआ है? विपक्षी क्यों डरा हुआ है? सत्ता पक्ष क्यों नहीं डरा हुआ है? आपको हैरानगी होगी कि ईडी ने 17 सालों में, मतलब 2022 तक का आंकड़ा ले, 2005 में अगर अमल में आया, ईडी काम करने लगा, तो 2022 तक अगर 17 साल का आप आंकड़ा देखें ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसे का इधर से उधर जाने के मामले को जब वो देखने लगा, तो उसने कितने मामले देखे पिछले 17 सालों में? 5,400 केस दर्ज किया और उसमें कितने लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें सजा हुई मात्र 23 लोग। मतलब 1% भी लोग दोषी साबित नहीं हुए। 0.5%, मतलब 0.5% लोगों को सजा हुई। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर डर कैसा? तो डर इसलिए कि जब तक केस फाइनल नहीं होगा, जब तक आप बरी नहीं हो जाते हैं, ईडी के जाल से आप निकल नहीं पाएंगे, जेल से निकल नहीं पाएंगे, कोर्ट आपको बेल नहीं देगी, जमानत नहीं देगी। अमूमन बहुत सारे ऐसे CBI के केसेस में होते हैं कि आपको जमानत मिल जाती है। अब ईडी ने जो मुकदमे दर्ज किए, जो केस दर्ज किए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, उसमें आपको मैं बताऊं, 14 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो सभी पार्टियों के हैं सिवाय BJP को छोड़कर, जिस पे कार्रवाई हो रही है, जिसको पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। और कब? 2024 से पहले। चुनाव 2024 में है। रास्ता बिल्कुल खाली करने का आदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पे भी जाएं, विपक्ष का नेता नजर नहीं आए, विपक्ष के सवाल नजर नहीं आए। 14 मुख्यमंत्रियों में से आप उनकी लिस्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव,
राबड़ी देवी, ये सब मुख्यमंत्री अपने समय में रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरियाणा के, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी बीजेपी में चले गए, पंजाब की कांग्रेस के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यूपी के रहे, शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, अजीत पवार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री रहे, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मतलब 14 भूतपूर्व मुख्यमंत्री ईडी की राडार पे हैं और ये सभी मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टियों से हैं। जो अभी मौजूदा वक्त में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ईडी के राडार पे हैं, उनकी भी लिस्ट है, वो सभी विपक्षी पार्टी से हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही दिन पहले पूछताछ हुई। ममता बनर्जी से की पार्टी से 5 से 6 ऐसे सांसद हैं जिनकी पूछताछ हर दिन चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ दिन पहले रेड तेजस्वी यादव के घर पे हुई। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इनके बेटे केटी रामाराव पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बेटी के कविता कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी जांच कर रहा है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके भाई की पूछताछ हर दिन ईडी करता है। 5 बार पूछताछ हो चुकी है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और उसके जरिए अशोक गहलोत की गिरफ्तारी होगी। पनियाड़ी विजयन केरला के मुख्यमंत्री हैं, इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एम शिवशंकर, वो अभी ईडी के कस्टडी में है, उनकी पूछताछ हो रही है। स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी बहन कनिमोझी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और सब 2024 से पहले होगी, क्योंकि ये सभी जो मुख्यमंत्री हैं ये विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी का विरोध करते हैं। एम.के. स्टालिन की पार्टी से टीएमके से ये राजा की गिरफ्तारी हो सकती है, पहले भी जेल गए हैं सभी मनी लॉन्ड्रिंग में। एम.के. स्टालिन की पार्टी से दूसरे नेता जो हैं दयानिधि मारन, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगन रेड्डी, वो अब खामोश हो गए, उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके डिप्टी सेक्रेटरी को अभी हाल में ही सौम्या चौरसिया को अभी हाल में ही ईडी ने अरेस्ट किया है। अगर मुख्यमंत्री सीधे सीधे पकड़ में नहीं आता है तो उनके अधिकारियों के जरिए उनको पकड़ लो, उनके रिश्तेदारों के जरिए उनको पकड़ लो। अरविंद केजरीवाल, इनके 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल जा चुके हैं और अभी जेल में हैं। विपक्षी पार्टियों की लिस्ट को आपने देख लिया कि विपक्षी पार्टी किस तरीके से, विपक्षी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो किस तरीके से ईडी के राडार पर वो हमेशा चढ़े रहते हैं। और ये सिलसिला आपको मैं बताऊं, इन सब की गिरफ्तारी नवंबर तक होनी है, क्योंकि ईडी की जो चीफ है, ईडी के जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, उनको 3 बार सरकार ने एक्सटेंशन दिया है। वो 3 साल पहले रिटायर हो रहे थे, लेकिन सरकार को लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा ही तो काम कर रहे हैं। देखिए हर दिन आप सुबह से शाम तक किसी न किसी के घर पे ईडी पहुंच जाती है, रेड मारती है। गोदी मीडिया आपको बताएगा कि इनके घरों में लाखों करोड़ों का कैश मिला। और तेजस्वी यादव ने कल इस ईडी के रेड का पर्दाफाश भी किया कि अगर ईडी ये जानकारी चैनलों को दे रहा है कि हमारे घर से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत पैसे मिले हैं, तो क्या मैं वो पंचनामा पब्लिक कर दूं, पब्लिक के सामने ले आए। जब ईडी कोई सामान आपके घर से उठाती है तो आपसे भी हस्ताक्षर लेती है, वो अपना हस्ताक्षर करती है कि आपके घर से हम क्या ले जा रहे हैं। उसी का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री हैं, कि अगर ईडी जारी नहीं करता है तो मैं जारी कर दूंगा कि मेरे घर से क्या मिला। तो क्या जो खबरें चलाई जाती है चैनलों पे,
वो खासकर गोदी मीडिया पर, वो ईडी चलवाती है खबर या ईडी के इशारे पर राजनीतिक सत्ता चला रही है? आप जरा वो फेहरिस्त भी आप देख लीजिए। बार बार ये सवाल उठता है कि बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं है क्या? उन पर ईडी छापे क्यों नहीं मारता है? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? उनको जेल क्यों नहीं भेजता है? उस लिस्ट में आपको मैं बताते चलूं कि जो भी विपक्षी पार्टी है, अगर उसका नेता सत्ता के साथ खड़ा है, उस पे छापे नहीं पड़ेंगे, वो जेल नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं, YSR जगन रेड्डी, और भी मुख्यमंत्री हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। वो खामोश रहते हैं। महाराष्ट्र में आप राज ठाकरे का नाम सुन लीजिए, उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ईडी ने ही दर्ज किया है। खामोशी है क्योंकि वो सत्ता के साथ है, बीजेपी के साथ है। आपको नितिन गडकरी का नाम आपको याद होगा, 2012 में ईडी ने इन पे मुकदमा दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का। एक बहुत सारे फर्जी कंपनी चला रहे थे। क्या कार्रवाई हुई आपको पता है? ये तो केंद्रीय मंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा। 2010 तक एक असम में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मंत्री थे। कांग्रेस की सरकार जाते ही ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर दिया। इन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, लेकिन आज ये असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथ पहले थे, सोशल मीडिया टीवी चैनलों पे हर कोई देखा नगद पैसा लेते हुए, लेकिन आज कोई कार्रवाई हुई नहीं क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह हैं, पहले बीजेपी से सांसद थे। और कोई वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह पर यूपीए के जमाने में कोई केस नहीं हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का। ये मोदी सत्ता के आते ही 2015 में केस हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी सत्ता को नहीं मानती है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनसे आप बात कीजिएगा वसुंधरा राजे सिंधिया से, तो नरेंद्र मोदी को रंगा कहती हैं और अमित शाह को बिल्ला कहती हैं कि रंगा बिल्ला की सरकार है। पार्टी की बदनामी नहीं हो, वसुंधरा राजे काबू में रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके बेटे पे कर दिया गया, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो अब नहीं है, BS येदियुरप्पा, आपने खूब नाम सुना होगा। इनको दिल्ली बुलाकर कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो ईडी कार्रवाई करने जा रही है, और दूसरे दिन इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद क्या हुआ? लोकल कोर्ट ने कहा कि इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, इस पर केस करो करप्शन का। कोई कार्रवाई नहीं। BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्रा पर भी करप्शन के चार्जेस हैं, कोई कार्रवाई नहीं। BS येदियुरप्पा के जो पोते हैं शशिधर माराडी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये सब भ्रष्टाचार के मामले इन पे है। मंत्री जो हैं कर्नाटक सरकार में ST सोमशेखर, इन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई कार्रवाई नहीं। YS चौधरी जो बीजेपी में है, आंध्र प्रदेश के नेता हैं, पहले इन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसके बाद जैसे ही बीजेपी में आए, ज्वाइन किए, केस खत्म, कोई कार्रवाई नहीं। G जनार्दन रेड्डी बीजेपी के साथ, बीजेपी से पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, कोई कार्रवाई नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कोई कार्रवाई नहीं। रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, करप्शन के चार्जेस, भ्रष्टाचार के आरोप, कोई कार्रवाई नहीं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, कोई कार्रवाई नहीं। मोहित कंबोज भारतीय, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कोई कार्रवाई नहीं। अगर आप एक आंकड़ा देखिएगा कि किस पार्टी, कौन कौन से ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा और उनकी संख्या कितनी है, तो अगर कांग्रेस को दीजिएगा तो कांग्रेस के भी 24 नेता मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हैं।
ममता बनर्जी की पार्टी को लीजिए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, 19 नेता हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी है, 11 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 3 नेता तो जेल में ही है। खुद शरद पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। शिवसेना के 8 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अभी संजय राउत जेल से निकल कर आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। डीएमके, स्टालिन की पार्टी, स्टालिन की पार्टी, डीएमके के 6 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी है, उनके भी 6 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद की पार्टी है, उस पार्टी के 5 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बीएसपी, मायावती की पार्टी है, 5 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, 5 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आम आदमी पार्टी, 3 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। INLD, इंडियन नेशनल लोक दल, हरियाणा की ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसके 3 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो YSR कांग्रेस पार्टी, जिसके मुखिया जगन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 3 नेताओं पर, खुद चीफ मिनिस्टर पर, मुख्यमंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। CPM के 2 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला है, उसके 2 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। PDP, जिसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती हैं, उनके 2 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती जब बीजेपी के साथ कश्मीर में सरकार बनाई थी तो क्या बोली थी, यह लोकतंत्र का सुनहरा दिन है कि हम PDP और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बना रही है। इनके 2 नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। खुद महबूबा मुफ्ती पे है। AIDMK, तमिलनाडु की पार्टी, जिसके साथ बीजेपी सत्ता में वहाँ आती है, उसके 1 नेता पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। TRS, तेलुगु देशम, TRS, 1 नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। तो इस तरीके से बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन वो फहरिस्त खत्म नहीं होगी, क्योंकि विपक्षी नेताओं की बहुत बड़ी जमात है और हर विपक्षी नेता को कब जेल भेजा जाए वो सत्ता तय करती है। आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्यों में बगैर चुनाव लड़े बीजेपी ने सत्ता बनाई। कर्नाटक का आप उदाहरण ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का आप उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का आप उदाहरण ले लीजिए। बीजेपी ने वहाँ कोई चुनाव लड़कर सत्ता में नहीं आई। विधायकों की खरीद फरोख्त करके कैसे सत्ता में आया जाता है, बीजेपी वहाँ इस तरीके से सत्ता में आई। लेकिन ईडी के निशाने पे कोई नहीं है। बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता जिस पर मुकदमा दर्ज है, कोई ईडी के राडार पर नहीं है, कोई कोर्ट में पेशगी नहीं दे रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि 2024 में ईडी सरकार आने वाली है, विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा और ये सभी नेताओं की गिरफ्तारी इसी साल नवंबर तक हो जानी है, क्योंकि मौजूदा ईडी के जो डायरेक्टर है, निदेशक है संजय कुमार मिश्रा, वो रिटायर कर जाएंगे और ये जितने केसेस हुए हैं उसके भी इफेक्ट आप जान जाइए। ये सारे केसेस जो हुए, सभी केस जितने भी हुए हैं, वह सब संजय मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव का मामला ले लीजिए, चाहे महबूबा मुफ्ती का ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला का ले लीजिए, अखिलेश यादव का ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल का ले लीजिए। ये सब 2018 में, मतलब 2019 में चुनाव था, 18 में ये सारे केसेस दर्ज हुए। 2016 में नोटबंदी हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज आपको दनादन मिलेंगे कि हर दिन एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो रहा था। उस वक्त तो आपने ध्यान नहीं दिया था कि इसका मकसद क्या होगा, लेकिन 2023 में इसका मकसद समझ में आ रहा है। बीजेपी चाहती है कि विपक्षी पार्टियों को पहले देशद्रोही साबित करो, पहले एंटी हिंदू साबित करो। एंटी हिंदू बना चुकी है। तमाम आप जो भी राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियों में देख रहे हैं, सबको
मुसलमानों की पार्टी बना चुकी है। वोट नहीं आता है हिंदुओं का उनके पास। उसके बाद पुलवामा के जरिए सबको देशद्रोही भी बना दिया गया। पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर लोगों ने सवाल सत्ता से किया था, बीजेपी ने उसे देशभक्ति से जोड़ दिया। अब बीजेपी की कोशिश है कि 2024 के चुनाव में जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टी, जो विपक्षी पार्टी हैं, सबको भ्रष्ट साबित कर दे। मतलब विपक्षी पार्टियों का कोई मतलब नहीं रह जाए सियासत में। पहले वो एंटी हिंदू बना चुकी है, अब देशद्रोही बना चुकी है, अब भ्रष्ट बनाने की कवायद जारी है कि हर नेता को तुम, हर विपक्षी पार्टी के हर नेता, हर चीफ मिनिस्टर को तुम अपने दरवाजे पर बुलाओ। ईडी अपने दरवाजे पर बुलाता है। मजाल है किसी बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को ईडी पूछताछ के लिए बुला ले। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया और उनको जाना पड़ा। अब बात इतनी तक ही नहीं रुकेगी कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है। हर उस शख्स को बुलाया जाएगा जो सत्ता के सामने सवाल रखेगा। मसलन आप जर्नलिस्ट पत्रकार राणा आयोग को जानते होंगे, ईडी ने उनको भी सम्मन किया, उनसे भी पूछताछ होने वाली है, जो कश्मीर के सवालों को उठा रही थी, कश्मीर में मानवाधिकार के सवालों को उठा रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर का नाम आपने सुना होगा, जो मुसलमानों के सवाल को उठा रहे थे, दंगों में मारे गए मुसलमानों के सवाल उनको उठा रहे थे, जेल भेजे जा रहे मुसलमानों के सवाल उठा रहे थे। हर्षमंदर ने पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जो मानवाधिकार के लिए काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है, उसके बैंक अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया। लेकिन सवाल फिर दूसरा उठता है कि अगर ईडी इतना निष्पक्ष है, ईडी अगर वाकई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चिंतित है, ईडी अगर विदेशों से मिलने वाले धन को लेकर चिंतित है, भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है, तो फिर ईडी पनामा पेपर्स पर खामोश क्यों है? पनामा पेपर्स आप समझ लीजिए सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है पनामा। वहाँ एक लॉ कंपनी चलती है जिसका नाम है मोजेक फोंसेका। वो लॉ कंपनी है। अगर हमारे और आपके पास ज़्यादा पैसे हों और पैसे को सरकार से छुपाना हो, तो उस कंपनी को आप फ़ोन कर दीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, क्या यह पैसा किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर देंगे ताकि मेरा टैक्स बच जाएगा। तो ये कंपनी उन लोगों का पैसा किसी ऐसे कंपनी में निवेश करती है जिसका कोई ऑफिस, कोई दफ्तर नहीं होता है, लेकिन आपका पैसा वहां निवेश हो जाता है। आप टैक्स देने से हिंदुस्तान में बच सकते हैं। मोजैक फोंसेका जो कंपनी है, इसके सर्वर से एक जर्नलिस्ट ने कुछ जानकारी निकाली। उसमें 500 भारतीयों का नाम था और उसमें आप नाम चौंक जाएंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेज रहे थे। और टैक्स हेवन कंट्री आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं होता है सर, वैसा देश जैसे मॉरिशस में आप पैसा लेकर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आया। आप सरकार को कुछ पैसे दे दीजिए, वही टैक्स हो जाता है। किसी की कोई टैक्स नीति नहीं है, तो आपके पैसे वहाँ पे सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। सरकार की नज़र में आप कभी आपके पैसे नहीं आएंगे, चाहे आप पैसे कहीं से कमाएं। ये मोजैक फोंसेका जो लॉ कंपनी है, एक जर्नलिस्ट ने इसके सर्वर को हैक किया और वहाँ से जो जानकारी निकाली, वो जानकारी जब अखबारों में आई, उसी को हम लोग पनामा पेपर्स लीक कहते हैं। वो लीक किया गया था, उसमें 500 भारतीयों का नाम था। फर्ज कीजिए को आप चौंक जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग वहां हुई थी। पनामा पेपर्स में जिन भारतीयों का नाम था उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था। ईडी उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप ईडी के वेबसाइट पर जाइए, कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और नाम किनका था? आप और हम जिनको सुपरस्टार मानते हैं, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन की बहू अब ऐश्वर्या राय बच्चन की तो पूछताछ 2021 में ईडी ने किया था, इसी पनामा पेपर्स लीक के आधार पर। भारत के राज्य वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का भी पनामा पेपर्स लीक में
नाम है। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के साथ गया, आपको पता है क्यों गया? पनामा पेपर्स लीक में उनका नाम आता है और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के साथ चले जाते हैं। खुशबू सुंदर आपने सुना होगा, तमिलनाडु की एक्ट्रेस है, अभी महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर बनाई गई है, वो भी बीजेपी के साथ, वो भी पनामा पेपर्स में उनका नाम है। मनी लॉन्ड्रिंग में कि पैसे को इधर से उधर पहुंचाए। आपको याद होगा जब केबीसी अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था 2002, उसी वक्त अमिताभ बच्चन के पास पैसे आए, उस पैसे को बारमूडा कंपनी के जरिए निवेश किया गया बाहर के देशों में। अमिताभ बच्चन पर कोई कार्रवाई नहीं। सचिन तेंदुलकर का आप नाम सुनते होंगे, बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। ईडी की नजर क्यों नहीं जाती है सचिन तेंदुलकर पर, अमिताभ बच्चन पर, मिथुन चक्रवर्ती पर? अनिल अंबानी का भी नाम आप सुनते होंगे, ईडी की नजर क्यों नहीं जाती है? पनामा पेपर्स लीक में नाम है। बजायता सरकार ने उस पनामा पेपर्स लीक को संज्ञान में दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, नोटिस में दिया, ऐसा नहीं है उसको रद्दी का टुकड़ा समझकर फेंक दिया। सरकार ने खुद उस पर संज्ञान दिया। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी का नाम पनामा पेपर्स में है। आप और हम आज हिंदुस्तान के किसी भी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर में जाए तो एसआईएस के बॉडीगार्ड आपको मिलते हैं, गार्ड नजर आएंगे एसआईएस का बिल्ला लगाकर। उसके उनके मालिक कौन है पता है? पटना के रहने वाले हैं आर.के. सिन्हा, रविंद्र किशोर सिन्हा, बीजेपी के सांसद थे राज्यसभा के। पनामा पेपर्स लीक में उनका भी नाम आया। एसआईएस के आप गार्ड से पूछ लीजिए, उनको 3 महीने से सैलरी, 3 महीने के बाद सैलरी मिलती है, हर 3 महीने के बाद सैलरी मिलती है, लेकिन पैसा बाहर पहुंच जाता है। ईडी क्या कर रहा है? अजय देवगन फिल्म एक्टर्स है, विजय माल्या एक बड़े वकील है हिंदुस्तान के, वो आपको रिपब्लिक टीवी चैनल पर बैठे मिलेंगे। हरीश साल्वे, पनामा पेपर्स लीक में उनका भी नाम है, उन्होंने भी पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इधर उधर किया है। ईडी क्यों नहीं जांच करता है? ताज्जुब की बात है कि हरीश साल्वे जो अभी ईडी अभी जिसको भी सम्मन कर रहा है, हरीश साल्वे उस ईडी के तरफ से ही खड़े हो जाते हैं उस आदमी को सजा दिलाने। हालांकि हरीश साल्वे अडानी के भी वकील हैं। इस पनामा पेपर्स में जब अडानी का जिक्र आया है तो आपको क्या लगता है अडानी का जिक्र पनामा पेपर्स में नहीं है? पनामा पेपर्स में अडानी के भाई विजय अडानी का भी नाम है। ईडी खामोश है। उसके बाद पैराडाइज पेपर भी लीक हुआ 2017 में। वो जितने नाम आपको बता रहे हैं उसमें और कुछ नाम जुड़े, और पनामा पेपर्स में 500 भारतीयों के नाम थे, पैराडाइज पेपर में 714 हो गया, मतलब 214 ज्यादा हो गया। नोटबंदी का हवाला दिया गया था कि काले धन पर रोक लगेगी, पैराडाइज पेपर में 214 नाम और जुड़ गए जिन्होंने पैसे बाहर भेजे। ईडी खामोश है। पनामा पेपर्स पर भी ईडी खामोश है, पैराडाइज पेपर्स पे भी ईडी खामोश है। हाँ, ईडी बोल कहाँ रहा है? विपक्षी पार्टियों के नेता पर। विपक्षी पार्टियों के नेता को अपने राडार पर लिए हुए जेल उनको भेजा है, जेल अमिताभ बच्चन को नहीं भेजा जा रहा है। जब पनामा पेपर्स में इनके नाम आए, पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है क्या? अमिताभ बच्चन से पूछा। अमिताभ बच्चन बोले अभी मेरा मौन व्रत चल रहा है। जब आर.के. सिन्हा सांसद से पत्रकारों ने पूछा मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है क्या, आर.के. सिन्हा ने कहा अभी नवरात्र चल रहा है इसलिए मौन व्रत है मेरा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है, सरकार ने संज्ञान कैसे लिया वो आप समझ लीजिए। एक ईडी इतनी जांच कर रहा है, एक ईडी 6000 केसों की जांच कर रहा है, सबको पकड़ के बंद कर दे रहा है। पनामा पेपर्स पर सरकार ने, जब पनामा पेपर्स लीक हुआ तो सरकार ने कहा काले धन मनी लॉन्ड्रिंग को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सत्ता थी। अप्रैल में पनामा पेपर्स लीक होता है 2016। नवंबर में
आपको याद होगा नोटबंदी होती है, पनामा पेपर्स पे कार्रवाई के लिए सरकार मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाती है, कहती है सिर्फ एक डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, इसमें 3 डिपार्टमेंट को मिला देते हैं और ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर पनामा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसमें एजेंसी में कौन कौन है पता है आपको? सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स के मामले को देखती है, मतलब इनकम टैक्स का मामला जो देखती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग है, वो भी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस ईडी की बात कर रहे हैं वो भी है, और फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मतलब पैसे का इधर से उधर जो होता है उसकी खुफिया जानकारी जो रखता है उस एजेंसी का नाम है फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और आरबीआई मतलब 5 संस्थाओं को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है कि आप इन पनामा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उनको देखिए, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो छोड़िए, 1-2 केसेज को छोड़ दीजिए तो किसी को बुलाकर कभी पूछताछ नहीं की गई। ना आर.के. सिन्हा को पूछताछ की गई, ना सचिन तेंदुलकर को पूछताछ की गई, ना अमिताभ बच्चन को पूछताछ की गई, ना अजय देवगन को पूछताछ की गई, ना मिथुन चक्रवर्ती को मतलब लंबी फेहरिस्त है। 500 नामों में अभी मेरे लिए संभव नहीं है कि आपको मैं बताऊं। बस कहने का मतलब ये है कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है उसका मकसद आप समझ जाइए 2024 में विपक्ष को कैसे खामोश कर दें, हमारे आपके जैसे बोलने वाले पत्रकारों की जुबान को कैसे बंद कर दें, सामाजिक कार्यकर्ता को जेल कैसे भेज दें, जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं उनको कैसे जेल भेज दें, उनको कैसे बंद कर दें। ईडी का इस्तेमाल बस इतना ही बड़ा है। बाकी तो अमिताभ बच्चन केबीसी होस्ट कर ही रहे हैं, कभी वो केबीसी में सवाल नहीं पूछेंगे कि पनामा पेपर्स में किसका नाम आया था, एक नाम बताओ, 1 करोड़ का इनाम, कभी नहीं पूछेंगे। हाँ ये जरूर पूछेंगे भ्रष्टाचार पर नकेल कौन कस रहा है, जनता जवाब देगी ईडी, क्योंकि ये जानकारी तो टीवी के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए लोगों को बताई जा रही है, ईडी की हकीकत नहीं बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।